मेरा नाम पूजा है। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और बेटा भी विवाहिता है। बेटा अपनी नौकरी के कारण अधिकतर समय घर से बाहर रहता है, जबकि मेरी बहू मेरे साथ रहती है। मेरे बेटे की शादी को 2 साल हो गए हैं और मेरी बेटी की शादी को 1 साल। एक दिन मेरी बेटी नैना का फोन आया। उसने मुझे बताया कि उसके पति की नौकरी चली गई है, जिससे दोनों पर परेशानियां बढ़ गई हैं। यह सुनकर मैंने तुरंत उसे अपने घर बुलाने का निर्णय लिया ताकि उसकी मदद कर सकूं। अगले ही दिन वह मुझसे मिलने घर आई। उसके चेहरे पर चिंता और तनाव साफ झलक रहा था। मैंने उससे कहा कि जब तक मेरे दामाद को नई नौकरी नहीं मिल जाती, वे दोनों मेरे साथ रह सकते हैं। हालांकि इसके बाद मेरी बहू का व्यवहार नैना के प्रति बदलने लगा। उसकी सहानुभूति धीरे धीरे कम हो गई। एक दिन जब बहू ने अपनी नाराजगी जाहिर की, तो मैंने उसे गुस्से में कह दिया कि अगर उसे मेरी बेटी से दिक्कत है तो वह अपने घर जा सकती है। मेरी यह बात सुनकर वह नाराज हो गई और तुरंत अपना सामान पैक कर अपने मायके चली गई। बहू के जाने के बाद मेरी बेटी नैना घर में अधिक सहज महसूस करने लगी। कुछ समय बाद एक दिन दामाद अचानक मेरे कमरे में आ गए। उस समय मैं अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि मुझे एक दोस्त की बेटी की शादी में जाना था। मैंने कुछ साड़ियां अलग रखी थीं और एक साड़ी के ब्लाउज को ट्राई कर रही थी। तभी बिना दरवाजा खटखटाए दामाद अंदर आ गए। यह घटना अप्रत्याशित थी और मुझे काफी असहज महसूस हुआ। मैंने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की और साड़ी समेटते हुए उनकी ओर देखा। दरअसल बहू के साथ अकेले रहने की आदत के कारण मैं अक्सर दरवाजा बंद करना भूल जाती थी, जिससे यह स्थिति पैदा हो गई। आज भी मैंने अपने कमरे का दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था। जैसे ही मैं दामाद की ओर मुड़ी, देखा कि वे बेड के पास खड़े थे। उन्होंने तुरंत कहा, सासू माँ, मुझसे गलती हो गई कि मैं बिना इजाजत आपके कमरे में आ गया। इसके लिए माफी चाहता हूँ। माफी मांगने के बाद उन्होंने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, सासू माँ, आप मेरे और नैना के लिए जो कुछ भी कर रही हैं, वह वाकई बड़ी बात है। आजकल कौन दामाद को इस तरह अपने घर में पनाह देता है, लेकिन आप मुझे अपने बेटे जैसा मान रही हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। आखिर मैं दामाद हूँ और दामाद का ससुराल में ज्यादा दिन रहना सही नहीं लगता। मैं जल्द से जल्द नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उनकी बात सुनकर जवाब दिया, दामाद जी, आपको मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप इस घर के इकलौते दामाद हैं। आपको यहाँ रहते हुए शर्म या झिझक महसूस करने की जरूरत नहीं है। यह घर आपका ही है। मेरी बात सुनकर दामाद अचानक भावुक हो गए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। वे बोले, सासू माँ, आप जो कुछ कर रही हैं उसका बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। उनका यह कदम मुझे थोड़ा अजीब लगा। आखिर वे मेरे दामाद थे और हमारे रिश्ते में इस तरह की निकटता कभी नहीं रही थी। मैंने सोचा कि शायद यह नई पीढ़ी का तरीका है, जहां लोग अपने रिश्तों में खुलकर बात करते हैं। हालांकि इस घटना के बाद मेरे मन में कुछ अनचाही बातें उमड़ने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद नैना और दामाद के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक रात जब मैं नैना के कमरे के पास से गुजर रही थी, तो अंदर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। मुझे शक हुआ कि दोनों के बीच विवाद चल रहा है। मैं तुरंत उनके कमरे में चली गई। वहां जाकर मैंने देखा कि नैना अपने पति पर गुस्सा कर रही थी। वह कह रही थी, 15 दिन हो गए हैं, लेकिन इस आदमी ने अब तक नौकरी नहीं ढूंढी। पूरे दिन लैपटॉप पर बैठकर करता क्या है? घर में रहकर इसका दिमाग खराब हो गया है और अब यह मुझसे तेल की मालिश कराने की जिद कर रहा है। मैं इस बेकार इंसान की मालिश नहीं करने वाली। नैना का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसने मेरे सामने ही अपने पति को अपमानित करना शुरू कर दिया। यह देखकर मैंने उसे डांटते हुए कहा, नैना, अपने शब्दों का ध्यान रखो। दामाद जी को भी जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। यह मुश्किल समय हमेशा नहीं रहेगा। तुम्हें इस वक्त अपने पति का साथ देना चाहिए। पति की सेवा करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। मेरी बात सुनकर नैना और भड़क गई और बोली, माँ, अगर तुम्हारा दामाद इतना प्यारा है तो तुम ही उसकी तेल मालिश क्यों नहीं कर देती? मैं उसे कुछ कहने ही वाली थी कि दामाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगे। उन्होंने कहा, सासू माँ, मैं समझता हूँ कि नैना क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। मेरे जैसे आदमी को घर में खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूं? अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही। यह कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, दामाद जी,
हिम्मत मत हारिए, यह समय भी गुजर जाएगा, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कहा, आप बेड के किनारे बैठ जाइए, मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ, इससे आपका मन शांत होगा और आपको अच्छी नींद आएगी। मैंने उनके सिर पर तेल लगाकर मालिश करनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर उसे अपने कंधे पर ले जाकर कहा, सासू माँ, आपके हाथों में सच में जादू है, मेरे सिर का सारा तनाव दूर हो गया, क्या आप मेरी गर्दन पर भी थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर देंगी? जब मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा तो मुझे थोड़ा संकोच हुआ। मैंने बहाना बनाया कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है और तुरंत उनके पास से हट गई। कुछ दिनों बाद दामाद को नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के 2 दिन बाद नैना ने मुझे खुशखबरी दी कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दामाद और नैना ने अपने घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मैंने उन्हें 2 दिन और रुकने के लिए मना लिया। अपनी बेटी की यह खुशखबरी सुनकर मैंने मन ही मन फैसला किया कि मुझे उसे और कुछ दिनों तक अपने पास रखना चाहिए। उसका इस हालत में मेरी देखभाल में रहना मुझे सुकून दे रहा था। उन 2 दिनों में मैंने महसूस किया कि नैना की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी बेटी और दामाद अलग रहते थे और नैना की हालत देखकर मुझे चिंता होने लगी। मैं सोचने लगी कि क्या वह अकेले घर और पति की जिम्मेदारियां निभा पाएगी। यही सोचकर मैंने तय किया कि जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे मेरे पास ही रहना चाहिए। समय बीतता गया और दामाद ने अपनी नौकरी शुरू कर दी। सुबह सुबह मैं उनके लिए टिफिन तैयार करती थी। जिस तरह से मैं उनका ख्याल रख रही थी, उन्होंने भी मेरी देखभाल करना शुरू कर दिया। शाम को जब वे ऑफिस से थक कर लौटते तो खाना बनाने में मेरी मदद करते। इस तरह मेरी बेटी और दामाद के यहाँ आए 1 महीना हो गया। गर्भावस्था के कारण नैना के मूड स्विंग्स बढ़ने लगे। दामाद को इन बातों की ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसी वजह से उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे। मैं उनकी रोज की बहस सुनती, लेकिन इसे सामान्य पति पत्नी के झगड़े समझकर ज्यादा ध्यान नहीं देती। एक दिन देर रात दामाद मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, सासू माँ, अब मैं नैना के साथ एक ही बेड पर नहीं सो सकता। अगर मेरा हाथ भी उससे छू जाए तो वह चिड़चिड़ा जाती है। उसकी इस स्थिति की वजह से मैं रात भर चैन से सो नहीं पाता। पिछले 3 दिनों से ऑफिस में काम करते करते मेरी आंखें भारी हो रही हैं। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, दामाद जी, नैना अभी ऐसी स्थिति में है जहां महिलाओं का मूड थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। तुम्हें उसकी परिस्थिति को समझना चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। लेकिन दामाद ने जवाब दिया, सासू माँ, मैं उसे समझता हूँ, लेकिन मेरे आराम का भी सवाल है। अगर मैंने ठीक से आराम नहीं किया तो नौकरी पर सही से काम नहीं कर पाऊंगा। फिर वे बोले, सासू माँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आज से आपके कमरे में सो सकता हूँ? मैंने तुरंत उन्हें जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी थकावट और स्थिति देखकर मुझे लगा कि उनके पास इस समय मुझसे मदद मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इसलिए मैंने बिना किसी संदेह के उन्हें मेरे कमरे में सोने की अनुमति दे दी। जब मैंने दामाद को मेरे कमरे में सोने की अनुमति दी तो मैंने काफी सोचा कि उनका ऐसा करने का इरादा क्या हो सकता है। उस रात जब वे मेरे कमरे में सोए तो मैं पूरी रात सो नहीं पाई। ऐसा पहली बार था जब मैंने अपने दामाद के साथ रात बिताई थी। उनकी मौजूदगी के कारण मैंने कपड़े नहीं बदले और साड़ी में ही सो गई। रात भर साड़ी पहने रहने की वजह से नींद बार बार टूटती रही। अगली रात जब मैं सोने जा रही थी तो उन्होंने कहा, सासू माँ, मुझे पता है कि कल रात आप सो नहीं पाई। मैं समझता हूँ कि साड़ी में सोना आपके लिए असुविधाजनक हो सकता है। आपको मुझसे झिझकने की जरूरत नहीं है। आप रोज की तरह गाउन पहन सकती हैं। मानिए, मैं आपका दामाद नहीं, बेटा हूँ। उनकी बातों में सच्चाई थी, क्योंकि साड़ी में सोने की वजह से पिछली रात मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। इस बार मैंने उनकी बात मान ली और कपड़े बदलकर गाउन पहन लिया। जब मैं चेंज करके आई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, इस गाउन में आप बिल्कुल भी सास जैसी नहीं लग रही हैं। आपने खुद को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। उनकी इस बात पर मैंने हल्के से मुस्कुराया और अपनी जगह पर सोने चली गई। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद मैं बर्तन साफ कर रही थी और फिर नहाने के लिए बाथरूम गई। बाथरूम में साबुन के पानी की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं जमीन पर गिर गई। गिरने से मेरी कमर में तेज दर्द हुआ और मुझे उठने में काफी दिक्कत हो रही थी। मैंने नैना को आवाज दी, लेकिन वह अपने कमरे से बाहर नहीं आई। तभी दामाद दौड़ते हुए मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बाथरूम में गिरा हुआ देखा
और बिना किसी झिझक के तुरंत अंदर आ गए। उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया और मेरे कमरे के बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी कमर में दर्द इतना था कि मैं खुद से हिल भी नहीं पा रही थी। दामाद ने तुरंत मेरे लिए गर्म पानी की बोतल लेकर आए और मेरी मदद की। मैंने देखा कि वे ऑफिस जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरी मदद के लिए उन्होंने अपना समय और कपड़े भी भिगो लिए। मुझे देखकर उनकी फिक्र साफ झलक रही थी। उन्होंने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी ईमानदारी से मेरी देखभाल की। नैना कुछ समय बाद मेरे कमरे में आई, लेकिन गर्भवती होने के कारण वह मेरी मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे कहा कि वह आराम करे। दामाद ने मेरी स्थिति देखी और तुरंत मेरी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, थोड़ा आराम करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वे मान गए और ऑफिस जाते समय नैना से बोले, जब तक मैं वापस आऊं सासू माँ का ध्यान रखना। शाम को दामाद जब घर लौटे तो उन्होंने खुद ही खाना बनाया। नैना की स्थिति को देखते हुए वह किचन में जाने में असमर्थ थी। मैंने देखा कि वे ऑफिस जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरी मदद के लिए उन्होंने अपना समय और कपड़े भी भिगो लिए। मुझे देखकर उनकी फिक्र साफ झलक रही थी। उन्होंने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी ईमानदारी से मेरी देखभाल की। नैना कुछ समय बाद मेरे कमरे में आई, लेकिन गर्भवती होने के कारण वह मेरी मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे कहा कि वह आराम करे। दामाद ने मेरी स्थिति देखी और तुरंत मेरी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, थोड़ा आराम करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वे मान गए और ऑफिस जाते समय नैना से बोले, जब तक मैं वापस आऊं सासू माँ का ध्यान रखना। शाम को दामाद जब घर लौटे तो उन्होंने खुद ही खाना बनाया। नैना की स्थिति को देखते हुए वह किचन में जाने में असमर्थ थी। मैंने देखा कि वे ऑफिस जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरी मदद के लिए उन्होंने अपना समय और कपड़े भी भिगो लिए। मुझे देखकर उनकी फिक्र साफ झलक रही थी। उन्होंने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी ईमानदारी से मेरी देखभाल की। नैना कुछ समय बाद मेरे कमरे में आई, लेकिन गर्भवती होने के कारण वह मेरी मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे कहा कि वह आराम करे। उनकी बातों से मुझे सहमति जतानी पड़ी। दामाद ने बाम लगाना शुरू किया और उनके हाथों का स्पर्श कुछ अजीब लगने लगा। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि दामाद मेरे बेहद करीब सो रहे थे। हमारी चादर भी एक हो चुकी थी। यह देखकर मैं असहज हो गई और उनसे दूर खिसकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने हरकत की मेरी कमर में दर्द होने लगा और मेरे मुंह से हल्की आवाज निकल गई, क्या तुम्हारा दामाद तुम्हारे लिए काफी नहीं है? नैना की बात से मुझे महसूस हुआ कि वह मेरी बात का असली मतलब नहीं समझ पाई। रात में मैंने दामाद से इस बारे में बात करने का फैसला किया। जब दामाद मेरे कमरे में आए तो मैंने उनसे कहा, आज से तुम नैना के साथ उसके कमरे में सो, उसे अकेला मत छोड़ो। कुछ दिनों में बहू वापस आ जाएगी, तब वह मेरे कमरे में रहेगी। मेरी बात सुनकर दामाद ने कहा, सासू माँ, मैं आपकी देखभाल कर रहा हूँ। क्या मैंने कभी आपको पराया समझा है? इतना कहकर वे नाराज होकर कमरे से बाहर चले गए। मुझे लगा कि मेरी बात से वे आहत हो गए हैं। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उन्हें समझाने के लिए उनके कमरे के बाहर गई। जैसे ही मैं उनके कमरे के पास पहुंची, मैंने अंदर से नैना और विनोद की बातें सुनी। नैना गुस्से में बोल रही थी, विनोद, तुमसे तो कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं सब संभाल रही हूँ। माँ की नजर में तुम्हारी छवि बनाने में भी तुम नाकाम रहे हो। क्या तुम्हें याद है कि हमें इस घर को अपने नाम पर करवाना है? मैं तुम्हारी पेंशन में हिस्सा नहीं देख सकती। तुम्हारे परिवार में तो 2 कमरे हैं और तुम्हारी माँ के पास भी 2 घर हैं। मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक घर मेरे नाम पर हो। इसके लिए मुझे किसी भी विवाद का सामना करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। फिर नैना ने आगे कहा, माँ ने मुझसे भैया और भाभी को घर बुलाने की बात की थी। अगर वे दोनों घर आए तो वहिनी भाभी तुरंत मेरी बातों और झूठ को पकड़ लेगी, और अगर एक बार माँ के सामने हमारी सच्चाई उजागर हो गई तो यह घर हमारा नहीं रह जाएगा। अंदर से यह सब सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मुझे समझ में आया कि मेरी बेटी और दामाद के इरादे नेक नहीं हैं। यह जानकर मेरे मन में एक गहरी बेचैनी और निराशा भर गई। उनकी बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। दामाद और नैना ने पिछले कुछ दिनों से मेरे प्रति जो फिक्र और देखभाल दिखाई थी, वह सब एक दिखावा मात्र था। मेरी अपनी बेटी ने झूठा गर्भवती होने का बहाना बनाकर
मेरी भावनाओं के साथ खेला था ताकि वह इस घर और संपत्ति का हिस्सा हासिल कर सके। शांति से मैं अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन अगले दिन मैंने निर्णय लिया कि अब सच को सामने लाना जरूरी है। नाश्ते के समय जब मेरे बेटे और बहू को देखकर दामाद और नैना हैरान रह गए तो नैना ने नाराज होकर पूछा, माँ, तुमने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया? मैंने उसे शांत स्वरों में जवाब दिया, नैना, मैंने रात को तुम्हारी और दामाद की सारी बातें सुनी हैं। तुम्हारे शब्दों ने मुझे एहसास दिलाया कि तुमने अपनी बहू को झूठा साबित कर मेरी देखभाल करने वाली को इस घर से बाहर कर दिया। तुम मेरी अपनी बेटी हो, लेकिन तुमने इस संपत्ति के लिए मेरे खिलाफ साजिश की। पैसे के लिए तुमने अपने रिश्तों को भुला दिया। मैंने आगे कहा, तुम यह जान लो कि इस घर की एक ईंट भी तुम्हारे नाम नहीं होगी। जो भी मेरी सच्ची देखभाल करेगा वही इस संपत्ति का हकदार होगा। मैंने शादीशुदा बेटियों को बार बार मायके बुलाने की गलती की। माँ बाप अपनी बेटियों पर खर्च करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बेटियों का कर्तव्य खत्म हो जाता है। बेटियां अक्सर यही पूछती हैं, हमारे लिए क्या किया? लेकिन तुमने जो लालच और धोखाधड़ी दिखाई है उसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, आज से मुझे तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं है। तुमने अपने लालच में मुझे मेरे बेटे और बहू से दूर किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि दामाद पराये होते हैं, और अगर बेटियां भी ऐसा व्यवहार करने लगे तो माँ बाप का क्या होगा? पैसे और जालसाजी से मिली संपत्ति कभी सुख नहीं देती। असली संपत्ति वह है जहाँ परिवार में प्यार और आपसी सम्मान हो। मैंने अंत में कहा, रिश्ते पैसे से ऊपर होते हैं। मुझे अब तुम्हें अपने से दूर रखना होगा ताकि यह घर शांतिपूर्ण और खुशहाल बना रहे। दोस्तों, यह कहानी एक सच्चाई को उजागर करती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।